नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं एक औरत की दर्द भरी कहानी बिन ब्याही विधवा का दूसरा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भाग को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भाग को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। निधि अपने जीवन की बागडोर किस्मत के भरोसे छोड़ दी थी। अब जो हो सो हो। घर में शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। प्रीति की राय थी कि शादी कहीं मंदिर में जा करके कर दी जाए। बूढ़ा वर गांव में दूल्हा बन के उतरेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। लड़के वालों की भी यही मर्जी थी, किसी तरह शादी हो जाए, मंदिर में ही सही। शुभ दिन पंडित जी से पूछ करके शुभ लगन में सर्वसम्मति से प्रयागराज आ करके भगवान विष्णु के चरणों में सारे काम काज संपन्न कराने का फैसला किया। 15 दिन बाद का मुहूर्त था। निधि आखिरी दिन सबसे मिलने स्कूल गई थी। उसके बाद तो ससुराल में बसना था, तो स्कूल छोड़ना ही पड़ेगा। प्रिंसिपल सर निधि के कामों से बहुत प्रभावित थे, तो एक अच्छे टीचर को खोने का दुख था, पर निधि के आने वाले वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं भी दे रहे थे। निधि की नजरें नवीन सर को ढूंढ रही थी। उन्हें भी आखिरी बार अलविदा कहना चाहती थी, पर उनका कहीं अता पता नहीं था। स्कूल की चपरासी मंजू से पूछने पर पता चला कि मां की तबीयत अधिक खराब होने की वजह से वह कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहे थे। सुन करके उसे घोर निराशा हुई। एक आखिरी उम्मीद थी, वह भी टूट गई। खैर, शाम तक वह घर लौट आई। घर आकर के देखा तो उसकी बड़ी बहन रिद्धि आई हुई थी। रिद्धि को देख करके निधि के मन में थोड़ी खुशी जागी, पर रिद्धि उसे देखते ही उस पर बरस पड़ी। निधि, बाकी सब की अकल तो घास चरने गई है, तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या सोच करके शादी के लिए हाँ कर दी? जब विधुर से ही करना था तो इतना बूढ़ा ढूंढने की क्या जरूरत थी? क्या जवान व्यक्तियों का अकाल पड़ गया था जिसकी पत्नी मर गई हो? निधि की आंखों में आंसू थे, पर वह मुंह से कुछ नहीं बोली। माँ भी अपराधी की भांति चुपचाप बैठी थी। रिद्धि ने सबको खूब खरी खोटी सुनाई। प्रीति को खूब झाड़ा। माधव काम से नहीं लौटा था, तो फिलहाल रिद्धि के सवालों के जवाब प्रीति को ही देना था। कुछ पल के लिए तो उसकी भी हिम्मत नहीं हुई रिद्धि से टकराने की, पर हिम्मत जुटा करके बोली, दीदी, आप लोग भी तो आज तक कोई रिश्ता नहीं बताए, तो कब तक बैठा करके रखते मायके में दीदी को? बेटियां तो होती ही हैं पराई, तो किसी तरह विदा तो करना ही था ना। विदा करने का मतलब यह तो नहीं है कि किसी राह चलते का हाथ पकड़ा दो। उस बूढ़े से निधि की शादी हरगिज नहीं होगी, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। रिद्धि गुस्से में तमतमा रही थी। तो जवान कौन बैठा है 40 साल की बुढ़िया से शादी करने के लिए? जरा मैं भी तो जानूं। प्रीति ने भी बेहद आक्रोश में कहा। रिद्धि को उसकी बात सूल की भांति चुभा। जरूर होगा कहीं, मैं करवाऊंगी, रिद्धि ने चैलेंज लेते हुए कहा। दीदी, कहना बहुत आसान है, पर करना बहुत मुश्किल है। नहीं, कोई नहीं मिलेगा जो बिना दहेज के एक साधारण सी उम्र दराज लड़की से शादी करने के लिए तैयार बैठा हो। ढूंढ लीजिए जरा, हम भी देखते हैं कौन राजकुमार आता है निधि दीदी के लिए। दीदी बस करो, अब चुप हो जाओ भगवान के लिए। चुप हो जाओ, निधि जोर जोर से रोते हुए कह रही थी। निधि को रोता हुआ देख करके रिद्धि बहुत शर्मिंदा हो गई और फिर उसने कुछ नहीं बोला। रात को भी रिद्धि बिना खाना खाए ही बिस्तर पर लेट गई। माँ ने कितना मनाया तो भी नहीं मानी। प्रीति भी गुस्से में अपने कमरे में लाक हो गई, तो बेचारी माँ अकेली क्या करती, वो भी बिना खाए सो गई। माधव ने फोन किया कि आज काम ज्यादा है तो घर नहीं आ पाऊंगा। प्रीति को बहुत गुस्सा आ रहा था, माधव नहीं आएगा तो अपने मन की भड़ास किस पे निकालेगी। माँ जी या निधि दी होती तो मन भर सुना देती, पर रिद्धि को सुनाना आसान नहीं था।
रिद्धि बिस्तर पर लेटे लेटे सोचे जा रही थी, चैलेंज तो कर दिया पर कहाँ मिलेगा इतना जल्दी निधि के उम्र का लड़का, और अगर नहीं मिला तो ये लोग उसी बूढ़े से मेरी बहन की शादी करवा देंगे। सोच सोच करके उसका दिमाग खराब हो रहा था। हे हनुमान जी, कोई रास्ता दिखलाइए। तभी उसे हनुमान जी की कृपा से याद आया, ए निधि हूँ। निधि ने कहा, ओ नवीन सर का क्या हुआ? तुम बताई थी ना कि उनका एक छोटा सा बेटा है, क्या नाम है उसका? हाँ याद आया, प्रिंस। उनकी वाइफ कुछ साल पहले गुजर गई थी, उनके बारे में कुछ बताओ ना। मैं क्या बताऊं, अच्छे हैं। उनकी माँ बहुत बीमार रहती हैं, इसलिए परेशान हैं कि माँ चली जाएंगी तो प्रिंस को कैसे संभालूंगा। निधि ने बाकी बात छुपाते हुए बस इतना ही कहा। निधि, तो तुम क्यों नहीं थाम लेती हो नवीन सर का हाथ? दोनों को एक दूसरे का सहारा मिल जाएगा। सच कहना निधि, तुम्हारे मन में कोई सॉफ्ट फीलिंग नहीं है उस नवीन सर के लिए? अगर है तो प्लीज मुझे बताओ, मैं हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। उस बूढ़े आदमी से शादी करने से अच्छा है ना कि उससे करो जिससे तुम अच्छी तरह से जानती हो, पहचानती हो। पर दीदी, प्रीति क्या कहेगी कि यह भी तो बाल बच्चेदार है, तो वह क्यों बुरा है जो उसकी मासी ने बताया उससे? क्यों नहीं हो सकता है? निधि उलझन में थी। तू चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगी, रिद्धि ने अपने इरादे को और मजबूत करते हुए कहा। रिद्धि ने घर में ऐलान कर दिया कि निधि के लिए लड़का हमें मिल गया है, बिल्कुल यंग, निधि के उम्र का ही। माँ तो खुश हो गई सुन करके, पर प्रीति बौखला गई कि ये अचानक रातों रात दूल्हा कहाँ से पैदा हो गया। कल ही उन्होंने मुझे चैलेंज किया था, आज मिल भी गया, कुछ तो बात है। प्रीति अपना दिमाग चला रहे थे। फिर उसने रिद्धि से बड़े प्यार से पूछा, दीदी लड़का है कौन? रिद्धि ने भी सीना चौड़ा करके बता दिया, है एक, निधि के स्कूल में पढ़ाते हैं। उनकी बीबी 2 साल पहले गुजर गई है। बाल बच्चे हैं कि नहीं? प्रीति ने संयम से काम लेते हुए शांत भाव से पूछा, तो रिद्धि ने भी गर्व से बता दिया कि हाँ, 2-3 साल का एक बेटा है, बड़ा ही प्यारा है, निधि को बहुत प्यार करता है। सुन करके प्रीति ने घर सर पर उठा लिया। माधव बेचारा अभी अभी थक हार करके घर लौटा था और बीबी उसकी चंद्रमुखी के बदले ज्वालामुखी बनी हुई थी। आते ही उसे घेर लिया। सुना आपने, मेरी मौसी ने जो रिश्ता भेजा था उसमें क्या खराबी थी? इन लोगों ने उसमें 1000 दोष निकाल करके रिजेक्ट कर दिया है कि मैं लाऊंगी निधि के लिए राजकुमार। और आप खुद भी एक बेटे का बाप खोज के निकाली हैं। जब बाल बच्चेदार से ही करना था तो मेरे रिश्ते में क्या बुराई थी? अच्छा खासा पैसा है, दौलत वाला है, फर्क सिर्फ इतना है ना कि उनका बेटे जवान है। मास्टर साहब के पास कौन सा खजाना होगा? प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, भला कितनी तनख्वाह पाते होंगे? माधव बेचारा बुद्ध बना खड़ा था। प्रीति, अभी अभी आया हूँ, थक हार करके, मुझे सांस तो लेने दो, पानी वानी तो पूछो। यह क्या आया नहीं कि शिकायतों का पिटारा लेकर के बैठ गई। माधव अपने कमरे में बेड पर लेटते हुए कहा। प्रीति आग बबूला हो गई। हाँ, मेरी हर बात जहर लगती है सबको। मैं इस घर की दुश्मन हूँ ना, मैं किसी का भला क्यों चाहूंगी? मुझे तो निधि दीदी से पिछले जन्म का बैर है ना। प्रीति, आवाज धीरे रखो, क्यों हर बात में चिल्लाने लगती हो? देखो प्रीति, मैं यह नहीं कहता कि तुम गलत हो, पर ये तो सोचो कि अगर रिद्धि दीदी के पसंद के लड़के से शादी होती है तो निधि दीदी के सुख दुख के जिम्मेदार भी तो वही होंगे ना। कल हो करके निधि के साथ कुछ भी बुरा भला हुआ तो कोई यह तो नहीं कहेगा कि भाई भाभी ने मिल करके बहन की जिंदगी खराब कर दी, जानबूझ करके बाल बच्चेदार से शादी कर दे। इसलिए तुम शांति रखो, जो हो रहा है उसे होने दो, तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। बात प्रीति की समझ में आ रही थी, वह भी माधव की बातों से सहमत हो रही थी, इसलिए उसने हार मान ली माधव के आगे। ठीक है, आप सही कहते हैं, मुझे तो शादी होने से मतलब है, चाहे जिससे भी हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। माधव ने चैन की सांस ली। अब सबसे बड़ी समस्या थी नवीन सर से बात करना। इसके लिए रिद्धि ने निधि के साथ स्कूल जाने का विचार किया। जाते ही निधि प्रिंसिपल सर से जाकर के मिली तो सर हैरान रह गए। फिर निधि ने सर से रिक्वेस्ट की, सर मुझे टीचिंग कंटिन्यू करनी है, मैं कहीं नहीं जा रही। क्यों मिस निधि, आपकी तो शादी होने वाली थी ना?
प्रिंसिपल सर ने आश्चर्य से पूछा। जी सर, पर अभी फिलहाल कुछ महीनों के लिए टल गई है, इसलिए अगर आपकी इजाजत हो तो मैं स्कूल पुनः ज्वाइन करना चाहती हूँ, निधि ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। तो प्रिंसिपल सर ने कहा, श्योर, क्यों नहीं, आप जैसे काबिल टीचर को अपने स्कूल में दोबारा रख करके मुझे खुशी होगी। आप स्कूल कंटिन्यू कर सकती हो। थैंक यू सर, मैं आपकी आभारी रहूंगी, निधि ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। सर, यह मेरी बड़ी बहन रिद्धि दीदी हैं, आज मेरे साथ मेरा स्कूल देखने आई हैं, निधि ने रिद्धि को देखते हुए कहा। तो प्रिंसिपल सर हेलो करते हुए कहा, नाइस टू मीट यू, आप बेफिक्र हो करके स्कूल का जायजा लीजिए। थैंक यू सर, रिद्धि ने मुस्कुराते हुए कहा। सर, बाकी टीचर दिखाई नहीं दे रहे हैं, रिद्धि का इशारा नवीन सर की तरफ था। सभी टीचर अपने क्लासरूम में होंगे, कुछ किसी कारणवश आए नहीं हैं, निधि की ओर देखते हुए कहा। निधि मैम, वह मैथ टीचर नवीन सर की माँ आज सुबह ही गुजर गई, तो उन्होंने 15 दिनों की छुट्टी ले रखी है, इसलिए उनका क्लास आपको ही देखना पड़ेगा। जी सर, निधि मन ही मन दुखी होते हुए बोली। रिद्धि एकदम निराश हो गई। सर की बात सुन करके उसका तो स्कूल आना ही निरर्थक हो गया था। सिचुएशन ऐसी थी कि फोन पर इस तरह की बात करना अभी शोभा नहीं देता। नवीन सर के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। अरे, संसार में एक माँ ही तो थी जो अपनी थी, सुख दुख में साथ थी, यूं तो अपनों की कमी नहीं थी, पर सिर्फ कहने को अपने थे। शादी ब्याह मरनी जीनी में खाना पूर्ति करने वाले, दुर्भाग्य से पत्नी का साथ भी अल्प समय के लिए ही था। माँ भी छोड़ गई भरी दुनिया में तन्हा जीने के लिए। प्रिंस को कौन संभालेगा, उसकी देख रेख कौन करेगा, यह चिंता नवीन सर को खाए जा रहे थे। फिलहाल अभी तो नवीन सर की बहन आई हुई थी तो बच्चे को वहीं संभाल रहे थे, पर कब तक। काम क्रिया के बाद 2 दिन भी और रुकने के लिए तैयार नहीं होंगी। सारे कार्य संपन्न होने के बाद एक दिन उनकी बहन निर्मला ने बात छेड़ दी। नवीन, अब आगे क्या सोचा है तुमने, कैसे घर बाहर मैनेज करोगे? प्रिंस को देखने वाला कोई तो चाहिए ना, तो कब तक अकेले संभालोगे? तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? निर्मला ने चिंतित होकर के कहा। हाँ दीदी, सोचता हूँ कोई ढंग की लड़की मिले तो इस बारे में सोचूं, किसी से भी तो नहीं कर सकता ना। प्रिंस को उसकी माँ चाहिए, तो इसके लिए मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरी पत्नी होने के साथ साथ प्रिंस की माँ बनना भी स्वीकार करे। नवीन सर ने कहा तो निर्मला और चिंतित हो गई। भला ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ? ये तो भाग्य की बात है, अच्छी मिल गई तो बच्चे की अच्छी किस्मत, वरना सौतेली माँ से क्या अपेक्षा करना। फिर दीदी शादी करना ही क्यों है? मुझे सिर्फ पत्नी सुख नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे बेटे की माँ चाहिए, मेरे घर की रौनक चाहिए, मेरी गृह लक्ष्मी चाहिए। नवीन सर उत्तेजित होकर के बोले तो निर्मला की चिंता और बढ़ गई। तो तुम्हारी नजर में है कोई ऐसी लड़की जो तुम्हारी उम्मीदों पर खरी उतरे तो बताओ, मैं बात करूंगी उससे। निर्मला ने भाई का मन टटोलना चाहा, थी पर अब नहीं है। नवीन सर उदास होकर के बोले। मतलब अब क्यों नहीं है? निर्मला ने पूछा। उनकी शादी होने वाली थी, इनफैक्ट अब तक हो चुकी होगी। कौन थी, कहाँ की थी, तुम कहाँ मिले थे? निर्मला ने अति उत्सुकता से पूछा। निधि नाम है उनका, मेरे स्कूल में मेरे साथ ही पढ़ाते थे, प्रिंस को बहुत प्यार करते थे, बिल्कुल अपने बेटे जैसा ख्याल रखते थे। पर पिछले हफ्ते उनकी शादी थी, माँ के जाने के गम में नवीन सर निधि को भूल ही गए थे। आज अचानक याद आने पर उनकी आंखों के साथ साथ उनका मन भी भीग गया। आह, मैंने उन्हें खो दिया, काश मैंने समय रहते कोशिश की होती, काश मैं उनकी बात नहीं मानता और उनकी माँ से जा करके बात करता इस बारे में, तो निधि हमसे कभी जुदा नहीं होती। पर हाय मेरी किस्मत, मेरी मति मारी गई थी। मैं लोक लाज के भय से और उनके अस्तित्व पर कोई आंच ना आए, इस भय से कुछ ना कर सका और हमेशा के लिए उन्हें खो दिया। उनके मन में अंतर्द्वंद चल रहा था, काश उनकी शादी हुई ही ना हो, काश किसी कारणवश उनकी शादी टल चुकी हो, उनका दिल दुआ कर रहा था। नवीन, आगे बोलना, कहाँ खो गया तू?
निर्मला उसे झकझोर करके बोली तो वह ख्यालों की दुनिया से बाहर निकल आया। आगे क्या होगा दीदी, अब तक तो शादी हो गई होगी, पता लगाओ ना नवीन, पूछो ना किसी से क्या हुआ उसका, शादी हो गई या अभी बाकी है, किससे पूछें दीदी, अभी तक वो स्कूल को अलविदा भी कह दिया होगा और किसी से उनके बारे में पूछ करके उनका किसी तरह का अपमान नहीं करना चाहता। नवीन सर गंभीर हो करके बोले, ओह, इसका मतलब मेरा भाई उस लड़की के प्यार में था। निर्मला ने मुस्कुराते हुए कहा तो नवीन सर झेंप गए, नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, प्यार व्यार की तो ना उम्र है और ना ही समय है, पर हाँ मुझे उनका स्वभाव, उनका व्यवहार, उनकी अंडरस्टैंडिंग पसंद है। इन कुछ महीनों में उनकी प्रिंस के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, वो फिक्र करती थी प्रिंस की, और मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि प्रिंस को उनकी अच्छी माँ नहीं मिल सकती। नवीन सर दृढ़ विश्वास के साथ निधि का पक्ष रख रहे थे। निर्मला के समक्ष भाई के लिए अत्यंत दुखी हो रही थी निर्मला। निधि दिन प्रतिदिन स्कूल आती, नवीन सर का इंतजार करती। नवीन सर ने अपनी छुट्टी बढ़ा ली थी। निर्मला दीदी के जाने के बाद घर और प्रिंस को संभालने के साथ साथ नौकरी संभालनी मुश्किल हो रही थी। उन्होंने सोचा कि 3 महीने बाद नया सेशन चालू होगा, तब तक प्रिंस भी 3.5 साल का हो जाएगा, तो उसका भी नर्सरी में एडमिशन करवा दूंगा तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। वैसे तो स्कूल जा करके प्रिंसिपल सर से परमिशन ले सकते थे, पर जब से निधि गई थी स्कूल जाने की इच्छा ही मर गई थी, इसलिए उन्होंने फोन पर ही प्रिंसिपल सर से बात करके 3 महीने का लीव ले लिया था। निधि को कोई जानकारी नहीं थी इस बारे में, वह मन ही मन कई अंदेशे पाल रही थी। किसी से पूछना उसे उचित नहीं लगता था, लोग क्या कहेंगे कि डर से किसी से इस बात की चर्चा भी नहीं करते थे। रिद्धि का बीच बीच में फोन आता रहता था यह पता करने के लिए कि निधि नवीन सर से मिली या नहीं मिली, पर हर बार निराशा ही हाथ लगती। वैसे तो रिद्धि फोन पर भी नवीन सर से बात कर सकती थी, लेकिन निधि ने मना कर दिया था उसे। नवीन सर से इस बारे में वही बात करना चाहती थी, इसलिए उनकी राह देखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था दोनों के पास। इधर प्रीति के सब्र का बांध टूट रहा था। वह सोच रही थी कहीं दोनों बहनों ने मिल करके उसे बेवकूफ तो नहीं बनाया, सिर्फ शादी टालने के लिए यह सब ड्रामा तो नहीं रचा। ऐसा तो नहीं कि वास्तव में कोई लड़का है ही नहीं, बस यह दोनों प्रीति को गुमराह कर रही हों। पर प्रीति ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। इन दोनों बहनों की अच्छे से खबर लेगी। वह मन ही मन योजना बनाने लगी कि कैसे सच्चाई सामने लाया जाए। माधव से उसे ज्यादा उम्मीद तो नहीं, फिर भी एक बार उससे बात करना जरूरी था। इसके लिए सबसे पहले वह अपने घर के पुरोहित जी को बुला भेजा। पुरोहित जी के आने पर उचित आसन दे करके और चाय पानी पिला करके कहा कि पंडित जी जरा देख करके बताइए ना, शादी का शुभ मुहूर्त कब से स्टार्ट हो रहा है। क्यों जजमान, पंडित जी ने पूछा। वह मेरी छोटी ननद है ना, उनकी शादी ठीक हो गई है तो उनके लिए ही शुभ लगन निकलवाना था। अच्छा ठीक है, अभी पत्र देख करके बताता हूँ। पंडित जी पत्रा निकाल करके देखने लगे। आज से 2 महीने बाद माघ शीष पंचमी को अत्यंत ही महत्वपूर्ण मुहूर्त बन रहा है, तो यही शुभ दिन ठीक रहेगा शादी के लिए। प्रीति खुश हो गई सुन करके, पंडित जी को दान दक्षिणा दे करके विदा किया। सुन रही हो माँ जी, पंडित जी 2 महीने बाद का मुहूर्त बता रहे हैं, प्रीति ने खुश होते हुए कहा। माँ जी के पल्ले तो कुछ नहीं पड़ा, पर कमरे में लेटी निधि को सब समझ आ रहा था कि प्रीति के मन में क्या खिचड़ी पक रही है। प्रीति ने जोर देते हुए कहा, माँ जी शादी तो फिक्स हो गई है ना, रिद्धि दीदी को लड़का मिल तो गया है ना। माँ अचरज से उसे देख रही थी। क्या पता बहुरिया, मुझे तो कुछ भी ठीक से मालूम नहीं है। कह तो रही थी रिद्धि, पर दोबारा उसके बारे में चर्चा नहीं की। तो पूछिए ना माँ जी, नहीं तो मैं मौसी के बताए लड़के से संपर्क करूं क्या, प्रीति ने तंज कसते हुए कहा। निधि कान में रुई डाल करके पड़ी रही, भला उसके पास इस सवाल का जवाब ही क्या था। प्रीति दबे शब्दों में खरी खोटी सुनाती रही। कुछ कुछ शब्द निधि के कानों में भी पड़ रहे थे जो उसके मन को छलनी कर रहे थे। किसी तरह मानसिक तनाव में निधि के दिन गुजर रहे थे। वही रोज का रूटीन, सर से मिलने की आस में स्कूल जाना और बेमन से खाली हाथ लौटना।
एक दिन मंजू ने पूछ लिया, क्या बात है निधि मैडम, आप इतनी उदास क्यों रहती हैं? ना किसी से बोलना ना हंसना, सब ठीक तो है ना? नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है मंजू, सब ठीक है, निधि ने कहा। मगर आपकी आंखें तो कुछ और कहती हैं, जैसे किसी का इंतजार करते करते थक गई हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो घर में थोड़ी परेशानी चल रही है इसलिए। निधि की जैसे चोरी पकड़ी गई हो, उसने जल्दी से बहाना बनाया। वैसे आपको बता दें, नवीन सर 3 महीने की छुट्टी पर हैं, शायद 10-15 दिन और बचे हैं नवीन सर को वापस आने में। मंजू ने जैसे उसके मन की व्यथा को पढ़ ली थी। सुन करके निधि को बुरा तो बहुत लगा, पर यह जान करके तसल्ली भी हुई कि फाइनली नवीन सर 1-2 हफ्ते में वापस आ रहे हैं। उसने मन ही मन मंजू को यह जानकारी देने के लिए धन्यवाद किया, पर ऊपर से नाराजगी दिखाते हुए बोले, मंजू तुम ये सब मुझे क्यों सुना रही हो? मैं कौन सा उनके लिए मरी जा रही हूँ? मंजू ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देख करके मुस्कुरा दी, जैसे कह रही हो, मैडम जी मुझे आपके दर्द का अंदाजा है, चाहे आप लाख छुपा लो। निधि अब पहले से खुश और निश्चिंत हो गई थी। उसकी बेचैनी अब शांत हो गई थी। मन में आशा की एक किरण जागी थी कि अब सब ठीक हो जाएगा। घर आकर के सबसे पहले उसने यह गुड न्यूज रिद्धि को सुनाया। यह शुभ समाचार सुन करके रिद्धि भी उछल पड़ी खुशी से। अच्छा तो ये बात थी क्या निधि, बेकार में ही तुम पैनिक हो रही थी और पता नहीं क्या क्या सोच रही थी पगली। निधि अब सब ठीक हो जाएगा। निधि मैं आ रही हूँ 15 दिन बाद, मेरा इंतजार करना। निधि मुस्कुरा करके फोन कट कर दी। प्रीति ने सारे घर वालों को अल्टीमेटम दे दिया कि मार्गशीर्ष पंचमी को शादी का शुभ मुहूर्त बन रहा है। अगर 1 महीने के अंदर रिद्धि शादी का जिम्मा ले लेती है तो ठीक है, नहीं तो कब तक बैठे रहेंगे इंतजार में हाथ पर हाथ धरे। उसी शुभ मुहूर्त में मौसी द्वारा बताए गए व्यक्ति से निधि का शादी करवा दी जाएगी। माधव के पास हामी भरने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि एक तो प्रीति का दबाव, दूसरा उसके पास नौकरी से ही फुर्सत नहीं मिलती थी कि निधि के लिए लड़का ढूंढने जा सके। निधि की चिंता बढ़ती जा रही थी। रिद्धि भी अभी तक आई नहीं थी। नवीन सर की छुट्टियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अगर खत्म भी हो गई तो वह नवीन सर से कहेगी क्या और क्या सोचेंगे? शादी नहीं हुई तो मेरे गले पड़ रही है। इसी प्रकार कई तरह के अच्छे बुरे ख्याल उसके मन में आ रहे थे, तो जो उसकी परेशानी को और भी बढ़ा रहे थे। दिन अच्छे हो या बुरे बीत ही जाते हैं किसी तरह। 15 दिन बीत गया और नवीन सर की छुट्टियां समाप्त हुई। आज बहुत सुबह जल्दी जल्दी उठ करके नवीन सर ने घर के सारे काम निपटाए। अपना और प्रिंस का टिफिन बनाया, बेड बिछौना सब साफ सुथरा करके बिछाया, प्रिंस को नहला धुला करके अच्छे कपड़े पहनाए। यूनिफॉर्म तो अभी था नहीं। आज प्रिंस का एडमिशन होने के साथ साथ स्कूल का पहला दिन था। आज शैक्षिक जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला था। प्रिंस बहुत खुश था, पर नवीन सर को खुशी नहीं हो रही थी स्कूल जाने की। हाँ, प्रिंस को लेकर के संतुष्ट थे कि उनके बेटे का स्कूल लाइफ शुरू हो रहा है आज से। फिर तैयार होकर के दोनों बाप बेटों ने नाश्ता किया और बाइक पर सवार होकर के निकल पड़े अपने स्कूल की ओर। नवीन सर को ऐसा लग रहा था कि उनका स्कूल जाना निरुद्देश्य ही है। वह अपने मन को टटोल रहे थे। क्या सच में इतना प्यार हो गया उन्हें निधि से कि उनके बिना स्कूल जाना निरर्थक लग रहा है? पर जब स्कूल आती थी तब तो इतना स्ट्रांग फीलिंग नहीं मालूम होती थी। फिर अब क्या हुआ? अब क्यों उनके बिना जीवन खाली खाली लग रहा है? जीने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। ऐसे लगता है जैसे सिर्फ दिन काटे कट रहे हों। इन्हीं ख्यालों में डूबे नवीन सर स्कूल पहुंच गए। दुर्भाग्य से आज निधि की बस छूट गई। वह बस स्टॉप पर 1-8 घंटे खड़ी रही, तब जाकर के एक बस आई। अभी भीड़ से ठसाठस भरी थी। निधि किसी तरह बस में घुस गई। खड़ा होने की भी ठीक से जगह नहीं थी। किसी तरह धक्के खाते बस स्टॉप तक पहुंची। उतरने की जरूरत नहीं पड़ी, लोग धक्का मुक्की करते हुए उतार दिए। निधि खुद को रिलैक्स करते हुए स्कूल की तरफ चल दी। 5 मिनट का पैदल का रास्ता था। नवीन सर स्कूल पहुंचे। सब कुछ लगभग पहले जैसा ही था, बस बदला था तो निधि का ना होना। सर मायूस हो करके स्टाफ ऑफिस की ओर बढ़ गए।
जहां हेड क्लर्क नितिन सर बच्चों का एडमिशन ले रहे थे। सर ने प्रिंस का बर्थ सर्टिफिकेट, एड्रेस डिटेल तथा प्रिंस का पासपोर्ट साइज फोटो नितिन सर के पास जमा किया और एडमिशन के लिए अनुरोध किया। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2-4 दिन में जमा करने का वादा करके उसको लेकर के वापस उसके क्लास की ओर चल दिए। वापसी पर वो अपने ख्यालों में गुम नजरें झुकाए अपने क्लास की ओर बढ़ रहे थे। निधि भी देर होने की वजह से भागी भागी आ रही थी क्लासरूम में जाने के लिए। अचानक किसी से बहुत जोरों से टकराई, गिरने वाली थी कि सामने वाले ने उसे कस करके थाम लिया और फिर दोनों की नजरें टकराई और दोनों शॉक्ड थे। सर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू झिलमिला रहे थे। थोड़ी देर के लिए तो दोनों ही भूल गए कि वे दोनों कौन हैं, कहाँ हैं। खैर किस्मत से कॉरिडोर खाली था। सभी टीचर्स और बच्चे अपने अपने क्लासरूम में थे। सिर्फ इस पल के साक्षी धूप और हवाएं थी। फिर नवीन सर ने उसे संभाल करके खड़ा किया और निधि को गौर से देखा। निधि अभी पहले जैसी थी, वही पहनावा, वही सादापन, कोई बनाव श्रृंगार नहीं, मांग में सिंदूर भी नहीं, हाथों में चूड़ियां नहीं थी। सर को बड़ी हैरानी हो रही थी। वह आश्चर्यचकित होकर के देखे जा रहे थे। फिर निधि ने उनके आगे हाथ लहराते हुए हेलो सर कहा तो वे जैसे होश में आए। गुड मॉर्निंग भी उन्होंने झिझकते हुए कहा। सर आप ठीक हैं? निधि ने पूछा। हाँ हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर आपको क्या हुआ? सर ने कहा। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। निधि के चेहरे पर स्माइल थी। आपकी शादी नहीं हुई? निधि ने झट से कहा। क्यों? सर आश्चर्य से बोले। क्योंकि दूल्हा ही नहीं आया, वह छुट्टी पर गया था। निधि शरारत से बोली। निधि जी पहेलियां मत बुझाइए, साफ साफ बताइए ना क्या हुआ। नवीन सर कंफ्यूज हो रहे थे। अभी नहीं, अभी क्लास में चलते हैं, अभी देर हो रही है। मेरी दीदी आ रही हैं 1-2 दिन में, वह आपसे मिलना चाहती हैं, वही बताएंगी आपसे सारी कहानी। फिर निधि अपने क्लासरूम में चली गई। उसके चेहरे से खुशी झलक रही थी। नवीन सर थोड़े खुश थोड़े कंफ्यूज से अपने क्लास में जा रहे थे। छुट्टी के समय प्रिंस ने निधि को देखा और देखते ही आ करके लिपट गया। निधि माँ करके। निधि को इतनी खुशी पहले कभी नहीं हुई थी प्रिंस को देख करके जितनी आज हो रही थी। लग रहा था प्रिंस उसका ही बेटा हो और महीनों बाद दोनों एक दूसरे से मिल रहे हों। प्रिंस उससे मिल करके बहुत खुश हो रहा था। खुशी तो नवीन सर के चेहरे पर भी दिख रही थी, जिसे छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। निधि आश्वस्त थी कि अभी भी देर नहीं हुई है। प्रिंस उससे इधर उधर की ढेर सारी बातें करता, अपनी दादी के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में बताता रहा और निधि बड़े चाव से सुनती रही। फिर निधि प्रिंस को उसके पापा के पास छोड़ करके अपने घर के लिए चल दी। आज वो बहुत खुश थे। यह तो उसकी चाल देख करके ही पता लग रहा था। घर आने पर उसने हाथ मुंह धोया और माँ माँ पुकारने लगी। माँ कहाँ हो आप? माँ अपने कमरे में बैठी बक्से में से कुछ निकाल रहे थे। निधि आवाज देते देते अंदर गई और माँ को बैठे देख उनसे पीछे से आ करके लिपट गई। क्या हुआ बेटा, तू ठीक तो है ना? माँ ने हाथ पीछे करते हुए कहा। हाँ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब सब ठीक हो जाएगा, कहते हुए उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। निधि की बात माँ के पल्ले तो कुछ नहीं पड़ रहा था, पर निधि को खुश देख करके खुश थी। बेटी के चेहरे पर ढेर सारी खुशी देख करके माँ के कलेजे को ठंडक मिल रही थी और मन ही मन ढेरों दुआएं दे रही थी। प्रीति की माँ की तबीयत अचानक खराब हो जाने की वजह से आज सुबह ही मायके चली गई थी कुछ दिनों के लिए, तो सारी जिम्मेदारी निधि के कंधों पर ही था। पर आज निधि को बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था। कोई भी काम करने में खुशी खुशी सारे काम निपटा रही थी। आज खाने में भी उसने खीर और पूड़ियाँ बनाई। अब अपने पिता से भी उसे कोई शिकायत नहीं थी। अपने तकदीर का लिखा समझ करके उनको भी माफ कर दिया। रात में सबको खिला पिला करके अपने बिस्तर पर आ करके लेट गई। माँ भी उसके बगल में ही लेटी थी और लेटते ही सो गई। पर निधि की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसकी आंखें भविष्य के सुनहरे सपने बुन रही थी, जिसमें प्यारा सा आंगन था, झिलमिल बरसता सावन था, एक प्यारा सा नटखट सा बेटा था और प्यार से भी
प्यारा जीवन साथी था। जिंदगी जन्नत से भी खूबसूरत थी। कितने खूबसूरत थे ये ख्वाब जो सच होने वाले थे, क्योंकि उसे यकीन था कि नवीन सर पैसे से बहुत अमीर हों ना हो, पर दिल के बहुत धनी थे, जो उस पे जान निसार कर देंगे। उसके लिए चांद तारे तोड़ करके लाएं चाहे ना लाएं, उसके उम्मीदों को, उसके विश्वास को टूटने ना देंगे। इन्हीं ख्यालों में डूबे कब उसकी आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। रिद्धि ने फोन करके बताया कि आराध्या की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, इसलिए आने में थोड़ी देर लगेगी। हो सकता है 2-4 दिन लग जाएं, तो तब तक तुम सब संभाल लेना। पर दीदी, सर ने मुझे दोबारा घेर लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी, निधि ने उलझन भरे स्वर में कहा। तो रिद्धि ने मजे लेते हुए कहा कि जो तुम्हारे दिल में हो वो कह देना। निधि मायूस हो करके फोन रख दी। यहाँ तो एक एक पल भारी हो रहा था। 2-4 दिन और इंतजार कैसे होगा, निधि सोच सोच करके परेशान हो रही थी। खैर कल संडे था तो निधि थोड़ी रिलैक्स थी। परसों जो होगा देखा जाएगा। इधर नवीन सर के मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। निधि जी की शादी ना होने के क्या कारण रहे होंगे? क्या शादी कुछ दिनों के लिए टली है या हमेशा के लिए? क्या लड़के ने शादी से इनकार कर दिया या निधि मैम तैयार नहीं हुई इस शादी के लिए? तो क्या निधि जी को भी मुझसे प्यार है? क्या मैं उनसे अपने दिल की बात पुनः कह दूं या वह फिर से इनकार कर देंगी? तरह तरह के प्रश्नों की बौछार हो रही थी उनके मन में। अंत में उन्होंने फैसला किया कि अंजाम जो भी हो, अब की बार वह अपने दिल का हाल सुना ही देंगे। निधि को चाहे वह इनकार करे या इकरार, उनकी मर्जी। नवीन सर तड़के ही उठ करके घर के सारे काम निपटा करके प्रिंस को तैयार करके और खुद भी तैयार हो करके चल दिए अपने इरादों को मजबूत करते हुए स्कूल की ओर। निधि भी टाइम से स्कूल पहुंच गई थी। कुछ मुरझाई हुई सी थी। रिद्धि के ना आने के कारण उसका मन उदास था। आज मंजू एब्सेंट थी, जिससे टेबल पर बच्चों का अटेंडेंस रजिस्टर नहीं रखा था। निधि को खुद ही ऑफिस जा करके रजिस्टर लाना था। नवीन सर भी अपने क्लास में रजिस्टर उठा करके जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी निधि आ गई। निधि मैम, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, अचानक से बोल पड़े। निधि ठिठक गई। जी कहिए। मैं नहीं चाहता कि मैं दोबारा ये मौका गंवा दूं, इसलिए मैं आपसे साफ शब्दों में कुछ कहना चाहता हूं। वो बात यह है कि मैं आपसे प्यार करने लगा हूं, आपको अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूं, अपने सूने जीवन में रोशनी लाना चाहता हूं और आपके दामन को खुशियां से भरना चाहता हूं। तो क्या आप मेरे प्रिंस की मां बनना स्वीकार करेंगी? नवीन सर घुटनों के बल बैठ करके एक ही सांस में सारे सवाल कहने के बाद निधि के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। निधि पहले तो सकपकाई, फिर रिद्धि की बातों को याद करके कि जो मन में हो कह देना, उसने तत्क्षण हाँ में गर्दन हिला दी। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। पर इसके लिए आपको मेरे घर आना पड़ेगा, मेरी माँ से मेरा हाथ मांगना होगा। निधि ने आंसू पोंछते हुए कहा। मैं तैयार हूँ, आप जब कहें मैं आ जाऊंगा, नवीन सर मुस्कुरा करके बोले। अभी 2 दिन में रिद्धि दीदी आएंगी तो उसके आने के बाद ही आइएगा, निधि ने सकुचाते हुए कहा। तो नवीन सर खुश हो करके हाँ में गर्दन हिला दिए। दोनों अपने अपने क्लासरूम की तरफ बढ़ गए। निधि के पांव खुशी के मारे जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। क्लासरूम में बैठे बैठे वह हौले से गुनगुना रही थी। आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए? आजकल पांव जमीन पर पड़ते नहीं मेरे। सारे बच्चे गौर कर रहे थे कि मैम बहुत खुश दिखाई दे रही हैं और बच्चे भी इस मौके का फायदा उठाना चाहते थे। इसलिए सबने एक सुर में कहा कि मैडम आज अंताक्षरी खेलें हम लोग। निधि मुस्कुरा दी। हाँ हाँ ठीक है खेलो, मगर शांति से, कोई शोर नहीं होना चाहिए। जी मैम ठीक है, बच्चों ने एक स्वर में हामी भरी। निधि के जीवन में बहुत सालों बाद ये सुखद क्षण आया था। उसका दिल, उसकी आंखें, उसके ओंठ सभी एक साथ मुस्कुरा रहे थे, वरना आज से पहले ओंठ तो कई बार औपचारिकता बस मुस्कुराए थे, पर दिल हमेशा उदास था। छुट्टी के टाइम निधि की नजरें प्रिंस को ढूंढ रही थे। प्रिंस अभी तक अपने क्लासरूम से निकला नहीं था, तो निधि उसके क्लासरूम तक चली गई। निधि माँ, प्रिंस देखते ही उछल पड़ा और दौड़ करके आते हुए उसकी बाहों में झूल गया। निधि उसके माथे को
प्यार से चूम लिया और उसे प्यार से बाहों में उठाते हुए स्कूल की गेट की तरफ चल दिए। आत्मिक रिश्ता तो दोनों का बहुत पहले ही जुड़ चुका था, अब वैवाहिक भी जुड़ने जा रहा था। निधि बहुत खुश थी और प्रिंस उसे खुश देख करके खुश था, सारी बातों से अनभिज्ञ। 3-4 दिनों बाद आराध्या के ठीक होते ही रिद्धि भागी भागी आई। निधि की शादी में वह अब और किसी तरह की रुकावट नहीं चाहते थे, इसलिए सिर पर पैर रख करके भागती आई। निधि खुशी से झूम उठी बहन को देख करके, देखते ही गले लग गई। क्या दीदी, इतनी देर क्यों लगा दी आने में? कब से तुम्हारी राह देख रही थी, निधि ने शिकायती लहजे में थोड़ा ठुनकते हुए बोली। ओह मेरी प्यारी बहना, मैं तो कब का आना चाहती थी और मजबूरी ना होती तो एक दिन भी देरी नहीं करती, पर क्या करें, बच्चों को बीमार छोड़ करके भी तो नहीं आया जा सकता है ना। तो बताओ आगे क्या करना है? मैं क्या बताऊं, अब क्या करना है? निधि झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए बोली। करना क्या है, एक बार मिलते हैं और बैठ करके आपस में बात करते हैं कि कब क्या करना है। ऐसा करो, सर को बोल दो घर आने के लिए, तुम स्कूल में ही रहना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। रिद्धि ने कहा तो निधि ने हाँ में सिर हिलाया और निधि स्कूल जाते ही नवीन सर को यह खुशखबरी सुना दी कि रिद्धि दीदी ने बुलावा भेजा है। नवीन सर यह संदेश सुन करके खुशी के मारे बावरे हो गए, क्योंकि उन्हें कब से इस मोमेंट्स का बेसब्री से इंतजार था। सो सर लंच टाइम में निकल गए प्रिंस को निधि के भरोसे छोड़ करके निधि के फैमिली से मिलने, और कुछ ही मिनटों में नवीन सर निधि के घर पर हाजिर थे। निधि की मां नवीन सर को देख करके बहुत खुश थी। सब ने तहे दिल से सर का स्वागत किया। रिद्धि ने चाय भजिए का इंतजाम पहले से ही कर रखा था, पर सर ने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया कि नहीं दी, अभी फिलहाल कुछ नहीं लूंगा, लंच करके ही आया हूं, और वैसे अब मैं शादी के बाद ही खाना खाऊंगा, नवीन सर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो रिद्धि ने भी कहा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। दोनों को नवीन सर अच्छे लगे थे, बात व्यवहार में भी सरल थे, मितभाषी थे। माँ और बहनों की खुशी में ही माधव की भी खुशी थी, तो उसने भी रिश्ता सहर्ष स्वीकार कर लिया। सुबह से दौड़ भाग मची थी, नाते रिश्तेदार सब जमा हो रहे थे, वेडिंग हॉल में पंडाल सजाए जा रहे थे, सुबह से विधि विधान चालू था, एक ही दिन में सारी रस्में निभाई जा रही थी। आज निधि की बारात आ रही थी। हाँ, बाराती बाहर के लोग कम ही थे, दूल्हा यानी नवीन सर के सगे संबंधी ही थे, 2-4 उनके गांव और स्कूल के क्लोज फ्रेंड थे। नवीन सर की दूसरी शादी थी तो ज्यादा ताम झाम भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन निधि की तो पहली शादी थी, इसलिए तो नवीन सर ने निधि की मां के कहने पर कि बेटा कहीं मंदिर में चल करके ब्याह करा देते हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया और प्यार से रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि माँ जी कि मेरी भले ही दूसरी शादी हो रही है, पर निधि के लिए तो पहली ही है, जिसका सपना उन्होंने बचपन से देखा होगा, हम उनके सपनों के साथ समझौता नहीं कर सकते, इसलिए मैं बारात लेकर के अवश्य ही आऊंगा। भले रस्में 5 दिन में ना निभा करके एक ही दिन में निपटा दिए जाएं, पर वेडिंग हॉल में हमारी शादी होगी। हम बाहरी लोगों को ज्यादा नहीं बुलाएंगे, कुछ आपके निजी लोग और कुछ मेरे निजी रिश्तेदार तो शामिल होंगे ही। मैं निधि जी को इस खुशी से वंचित रखना नहीं चाहता। निधि की मां दामाद की बात सुन करके गदगद हो गई और आश्वस्त भी कि भले देर से मिला है पर जमाई बिल्कुल हीरा है। और फिर नवीन सर के अनुसार विवाह की सारी तैयारी हो रही थी, क्योंकि दहेज में तो 1 रुपया भी खर्च हुआ नहीं था, इसलिए बारातियों की सारी जिम्मेदारी को माधव खुशी खुशी निभा रहा था। प्रीति भी नए नए गहने कपड़े पहन करके शिद्दत से सभी रस्मों रिवाजों में हिस्सा ले रहे थे। निधि की शादी की सारी जिम्मेदारी रिद्धि ने अपने ऊपर ले रखी थी। मेहंदी लगवाना, जयमाला के लिए मेकअप सेकअप करके रेडी करना, लहंगे की खरीदारी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का अरेंजमेंट, सब के खर्चे रिद्धि मैनेज कर रही थी। निधि रेड कलर के लहंगे, हाथों में कोहनी तक मेहंदी लगाए, पैरों में घुंघरू से भरी पायल, भरे गले का नेकलेस, बाजू बंद मांग टीका, नाक में नथिया पहने आज तो परी लग रहे थे। उसने आईने में खुद को निहारा। इस रूप को सजाने के लिए उसे काफी लंबा इंतजार करना पड़ा।
आज तक मात्र दूसरी लड़कियों को सजते संवरते देखती आ रही थी, उसको कभी ये सौभाग्य प्राप्त ना हुआ। उसने तो इस दिन की उम्मीद ही छोड़ दी थी, पर विधाता को आज जा करके उस पर दया आई। पिया से मिलने की कल्पना मात्र से उसका रोम रोम पुलकित हो रहा था। जयमाला का वक्त हो रहा था। रिद्धि और सारी लड़कियां निधि को मंडप तक ले जा रही थी और उसके चेहरे पर थोड़ी खुशी, थोड़ा डर, थोड़ी हया, कई रंग झलक रहे थे। हंसी मजाक के बीच जयमाला कार्यक्रम संपन्न हुआ। वेडिंग हॉल में शहनाई गूंज रही थी और निधि के मन में भी, क्योंकि उसके बरसों की आस अब पूरी जो हो रही थी। वैदिक मंत्रोच्चारण तथा मांगलिक गीत के साथ शादी के तमाम रस्में निभाई गई। अग्नि के 7 फेरों के साथ साथ 7 जन्मों तक साथ निभाने के वादे भी दोहराए गए और फिर दो प्यार के राही हमेशा के लिए एक हो गए। देर रात तक रस्मों को निभाते निभाते निधि बहुत थक गई थी, सो जगह मिलते ही वो सो गई। आज उसकी आंखों में सुकून की नींद थी। ख्वाब नहीं थे, क्योंकि ख्वाब तो सारे पूरे हो गए थे। शाम होते होते निधि विदा होकर के ससुराल आ गई, अपने सपनों की नगरी में, सभी अपनों को रोता छोड़ करके। उसकी माँ के आंखों में खुशी के आंसू छलक रहे थे। उनके मन का बोझ हल्का हो गया था। प्रीति भी और माधव भी उसके लिए बहुत खुश थे, उसके नवजीवन की शुभकामनाएं दे रहे थे। रिद्धि के क्या कहने, उसके आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, पर वह दिल से बहन बहनोई को ढेरों दुआएं दे रही थी। भाई का घर फिर से बस जाने से नवीन सर की बहन निर्मला बहुत खुश थे और लड़की भी भाई की पसंद की थी और तो सोने पे सुहागा वाली बात थी। पड़ोस की महिलाओं के कहे अनुसार निर्मला ने सास के सारे रोल निभाते हुए निधि का दिल से वेलकम किया। दिन भर रस्मों रिवाजों का दौर चलता रहा। इस बीच प्रिंस अपनी निधि माँ के पास ही बैठा रहा। माँ को छोड़ करके एक क्षण भी हटना नहीं चाह रहा था। हद तो तब हो गई जब रात में भी वह माँ की गोद में ही सो गया। निर्मला जब भी अपने साथ ले जाने के लिए उठाने लगते, वह रोने लगता। फिर निधि ने कहा कि दीदी, प्रिंस को मेरे पास ही छोड़ दीजिए, तो मजबूरन निर्मला को उसकी बात माननी पड़ी। निधि ने कमरे को ध्यान से देखा। निधि के लिए कोई सुहाग सेज तो नहीं सजाया गया था, ना ही फूलों की लड़ियां लगी थी, ना ही गुलाब और इत्र की खुशबू फैली थी, पर जो भी था उसके लिए बेहद खूबसूरत था। सर अभी तक नहीं आए थे। निधि उनके इंतजार में बोझल होती पलकों को जबरदस्ती खोले उनका इंतजार कर रही थी। एक तो प्रथम मिलन की पहली रात, अनछुए जज्बातों को एक होने की रात। बरसों से इस दिन का इंतजार था। दो जिस्म एक जान हो, जाने की सौगात लेकर के आई थी यह खूबसूरत रात। और जिसका सपने में भी गुमान नहीं था कि सुहाग रात, रात के दिन दो नए दाम्पत्य जोड़े के बीच एक नन्हा सा बालक भी होगा। पर नियति के इस फैसले से निधि को कोई गिला नहीं था। उसने इसे सराखों पर लिया था। अब उसे अपनी तकदीर से कोई शिकायत नहीं थी। नवीन सर जैसे सुलझे हुए इंसान को पा करके वह अपने भाग्य को सराह रही थी। खैर, बहुत रात बीती और सब लोगों के सो जाने के बाद नवीन सर कमरे में आए। निधि प्रिंस को गोद में लिए बैठे बैठे ही सो गई थी। नवीन सर निधि की ममता को देख करके दंग थे। उन्हें अपनी पसंद पर नाज था। वो सोचने लगे थे कि निधि को चुनने का मेरा फैसला एकदम सही था। इनसे अच्छा लाइफ पार्टनर कोई और नहीं मिल सकता है। प्रिंस की अच्छी किस्मत के बदौलत ही निधि जी जैसी माँ मिली उसे। नवीन सर असमंजस में पड़ गए कि निधि जी को उठाया तो कुछ गलत ना समझ लें, और नहीं उठाया तो बैठे बैठे कब तक सोएंगी। सो उन्होंने आहिस्ता से प्रिंस को उठा करके बेड पर सुलाया। पर तब तक निधि की आंखें खुल गई थी। वो झिझकते हुए उठने लगी तो उन्होंने बड़े प्यार से उसे बैठाते हुए कहा कि निधि जी, आपको मुझसे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। आप प्रिंस की माँ पहले हैं। मुझसे आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं हर हाल में आपका रहूंगा, आप ही से प्यार करूंगा। आप प्रिंस को इतना प्यार करती हैं, इसके लिए मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। सर ने निधि के हाथों को प्यार से चूमते हुए कहा। निधि अपने भाग्य को सराहती हुई उनके आगोश में समा गई और इस तरह दो नीरस बेस्वाद जीवन में खुशियों की बौछार हो गई।
तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।